चलन हमको स्टार्ट करना था व्हाट इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सो वी हैव मल्टीपल प्रॉपर्टीज बट आपको सो कॉल्ड पढ़ाई जाती है 5, टोटल होती 9 प्रॉपर्टीज है चिल्ड्रन, बट वी स्टडी ओनली 4-5 प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही है कि वो लेफ्ट से राइट की तरफ आता है। क्यों ऐसा? इसलिए कि जिस कमोडिटी का कंजम्पशन हम कम करते हैं, हम उस मनहूस कमोडिटी को वाई एक्सेस पे प्लॉट करते हैं, और जिसका कंजम्पशन बढ़ाते हैं वो अच्छी कमोडिटी हमेशा एक्स एक्सेस पे प्लॉट होती है। दैट्स व्हाई इट विल ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। खोपड़ी में बात गई। इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्स और वाई एक्सेस को टच नहीं करेगा। क्यों नहीं टच करेगा? क्योंकि अगर वो एक को टच कर गया तो वहां की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, और 0 पे फिर कोई कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन होगा नहीं। दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर कर गए बच्चों तो इसको इकोनॉमिकली एब्सर्ड कंडीशन बोलते हैं। और ये जो लिखा है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये क्लास 11 के सीबीएसई और क्लास 12 के आईएससी के माइक्रो इकोनॉमिक सिलेबस के हिसाब से होता है। एडवांस एजुकेशन जब आप लेंगे कल को ग्रेजुएशन में, तो वो स्ट्रेट लाइन भी होगा और वो कॉनकेव भी होगा बच्चों। और ये क्यों कॉन्वेक्स होता है? क्योंकि हमारा जो एमआरएस होता है बच्चों, पहले ज्यादा यूनिट्स फिर कम फिर कम फिर कम, वो गिरता है कम कम यूनिट से। कांस्टेंट यूनिट से अगर फॉल करेगा तो इट वुड बी अ स्लंट। इंक्रीजिंग यूनिट से फॉल करेगा तो कॉनकेव हो जाएगा। कॉन्वेक्स इसलिए बिकॉज इट डिक्रीजेस बाय लेसर एंड लेसर यूनिट्स। हायर आईसी रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये चीज आपने ऑलरेडी इंडिफरेंस मैप में पढ़ी हुई है। तो एक एक करके लेट अस अंडरस्टैंड ऑल दीज प्रॉपर्टीज चिल्ड्रन। तो पहली प्रॉपर्टी आप लिखेंगे, इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। Why it is always sloping from left to right? Because that commodity whose consumption is plotted on y axis will always be that जिसका कंजम्पशन आप धीरे धीरे कम करेंगे, और x में हमेशा उसको प्लॉट करेंगे जिसका कंजम्पशन आपको बढ़ाना है। समझ गए इस बात को? झटपट ड्रॉ करें, अपडेट करें फास्ट। अपने अपडेट कर लिए नोट्स, अपने कॉपी में लिख लिया। चलिए, ये कभी भी किसी भी एक एक्सेस को टच नहीं करेगा। मैं एक और आईसी आपको यहाँ पे बना के दिखाना चाहता हूँ ताकि आप चीजों को और अच्छी तरीके से बेहतर रूप से समझ जाए। बच्चों ये आईसी नजर आ रहा है जो मैंने ड्रॉ किया अभी अभी? क्या ये टच कर रहा है दोनों तरफ किसी को भी? नो। चलिए ध्यान से सुनिएगा। अब आप एक आईसी देखेंगे जो अल्टीमेटली किस एक्सेस को टच कर रहा है? वाई। और किसको नहीं टच कर रहा? एक्स। और ये वाला किसे टच कर रहा है और किसको नहीं टच कर रहा? वाई। इसका मतलब है कि आप वाई का 0 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, एक्स का स्टिल कुछ कंजम्पशन है। इसका मतलब एक्स का 0 यूनिट्स कंज्यूम हो रहा है, वाई का स्टिल कुछ कंजम्पशन है। तो भाई जब आप 0 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, क्या आपको कोई सेटिस्फैक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज सेड कि हमारा जो आईसी होगा वो ना वाई एक्सिस को टच करेगा ना एक्स एक्सिस को। टचिंग ईदर एक्सिस मेक्स द कंजम्पशन टू बी ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स चिल्ड्रन? 0। और जब 0 कंजम्पशन हो जाएगा तो कोई यूटिलिटी होगी नहीं। और अगर कोई यूटिलिटी नहीं होगी, क्या कंज्यूमर उस कॉम्बिनेशन को कंज्यूम कर पाएगा? मैं ये नहीं पूछा करना चाहेगा कि नहीं, चाहत तो बात की बात हो, कर पाएगा कि नहीं? 0 थोड़ा हम कंज्यूम कर पाएंगे। लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया? तो एग्जाम में जब किसी दोस्त यार के कम नंबर आए और घर में जब मार खाने की स्थिति हो, तो उससे कहेगा मम्मी को ऐसे बताना कि मेरे मार्क्स आए हैं ऐसे जैसे वाई एक्सेस पे आईसी टच कर गया, मतलब 0 हो। मेरे मार्क्स आए हैं ऐसे जैसे आईसी एक्स एक्सेस पे टच कर गया। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? नहीं समझे बात को? समझ गए? चलिए डू इट झटपट फास्ट। झटपट फास्ट कॉपी कर लीजिए वेरी क्विकली। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। समझ गए भाई? तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज कैन नेवर बी 0। क्विकली पुट इट क्विकली। नेक्स्ट, ये बड़ा मजेदार है। टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट नॉर टच ईच अदर। ये बहुत ही मजेदार है बच्चों, बहुत ही मजेदार। ध्यान से देखिएगा। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज विजिबल टू एवरीबडी, यस और नो? एंड ये किस आईसी पे आपको नजर आ रहे हैं? बताइए बच्चों। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आपको किस आईसी पे नजर आ रहे हैं? आईसी 1, करेक्ट। चलिए,
एक आईसी पे कितने भी पॉइंट्स प्लॉटेड हो, सॉरी एक थोड़ी सी गलती हो गई, मैं एक करेक्शन कर दूं जरा, फिर आप इसको लिखना स्टार्ट करिएगा। ए बी पॉइंट को हटा के इसको बोल देते हैं बच्चों व्हाट इज कॉल्ड एज पॉइंट एम। चलिए पॉइंट एम बोल देते हैं बिकॉज बी वॉज ऑलरेडी प्लॉटेड। चलिए तो बच्चों ए पॉइंट एंड एम पॉइंट आर ऑन सेम आईसी, यस और नो? एंड सी एंड डी आर ऑन सेम आईसी, यस और नो? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ए और एम में आईसी 1 पे कौन सा पॉइंट ऊपर की तरफ है, आपका जवाब क्या होगा? ए। और नीचे की तरफ कौन सा पॉइंट है? एम। बट दोनों है सेम आईसी पे। एक आईसी पे चाहे पॉइंट ऊपर हो चाहे नीचे हो, क्या लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन में डिफरेंस आता है? नहीं आता। कब डिफरेंस आता है? जब आईसी ही पूरा का पूरा ऊपर या नीचे आ जाए। एक आईसी पे आप कहीं पे भी, एक फ्लोर पे कहीं पे भी घूमते रहिए, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वुड रिमेन सेम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज कब होगा? जब आप एल्टीट्यूड को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा। एक पर्टिकुलर सो कॉल्ड फीट पे इट वुड रिमेन सेम। नहीं समझे बात को? नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? चलिए तो ए पॉइंट पे और सी पॉइंट पे सेटिस्फैक्शन इज सेम, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ए एंड एम पे सेटिस्फैक्शन सेम होगा, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। और सी और डी पे सेटिस्फैक्शन सेम होगा, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। एक्सेलेंट। बी पॉइंट आपको कहां पे बच्चों नजर आ रहा है? बी पॉइंट कहां पे नजर आ रहा है? ये तो दोनों पे है सर, ये आईसी 1 पे भी और आईसी 2 पे भी है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, चाहे आप पॉइंट ए की बात करें, चाहे पॉइंट एम की बात करें या बी की बात करें, सेटिस्फैक्शन लेवल रिमेन्स सेम। आईसी 2 में चाहे आप सी की बात करें, चाहे डी की बात करें, चाहे बी की बात करें, सेटिस्फैक्शन लेवल रिमेन्स सेम। यहां तक किसी को कोई समस्या समझने में? चलिए अब स्टोरी में ट्विस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तैयार है सुनने के लिए बच्चों? तैयार है सुनने के लिए? IC1 एंड IC2 में व्हाट इज कॉमन? बी पॉइंट कॉमन है। यहां तक कोई समस्या किसी को बच्चों? यहां तक कोई समस्या किसी को? पक्का ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। ए और सी में ऊपर कौन सा पॉइंट है? ए। तो ज्यादा अच्छा सेटिस्फैक्शन कहां होगा? ज्यादा सेटिस्फैक्शन कहां होगा? ए। इंफीरियर कहां होगा? सी। पढ़ाया था इंडिफरेंस मैप में। डी और एम में ज्यादा सेटिस्फैक्शन कहां पे मिलेगा? डी। क्यों मिलेगा भाई? क्योंकि ये ऊपर है। चलिए तो कॉम्बिनेशन हमारा यहां पे रेडी हो गया। हम बोल रहे हैं दैट ए इज बेटर देन सी। सब मेरी बात से सहमत है बच्चों? एंड डी इज बेटर देन एम। क्या आप मेरी इस बात से सहमत है? क्या आप मेरी इस बात से सहमत है भाई? ए इज बेटर देन सी एंड डी इज बेटर देन एम। तो ए सी से बेहतर है और डी एम से। यहां पे बच्चों कौन सा पॉइंट दोनों में कॉमन है? बी। अब खोपड़ी चकरा जाएगी आपकी। इधर आप क्या बोल रहे हैं? ए और एम का सेटिस्फैक्शन सेम है, और इधर आप बोल रहे हैं सी और डी का सेटिस्फैक्शन सेम है। क्योंकि बी दोनों पे है तो ए एम बी का सेटिस्फैक्शन सेम, सी डी बी का सेटिस्फैक्शन सेम। बट इधर और इधर देख के व्हाट वी ऑब्जर्व, ए इज बेटर देन सी एंड डी इज बेटर देन एम। यस और नो? नहीं समझे अभी भी? समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। दोनों में कॉमन क्या है? बी। तो भाई बी जब दोनों में कॉमन हो गया बच्चों, तो इसने ऑटोमेटिकली एक रिश्ता किसके साथ क्रिएट कर दिया? सी और ए के साथ, एम और बी के साथ। इफ ए इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू बी, सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू बी, दोनों में बी कॉमन है, तो भैया एम और डी और ए और सी भी तो इक्वल हो गया। ये मैथ्स समझ में आई सबको? ये मैथ्स समझ में आई? आपकी जो चाची जी हैं और आपकी जो मम्मी है, ये सो कॉल्ड आपस में सिस्टर्स भी लगती हैं। सर कैसे? मम्मी की जो बुआ जी थी, उनकी बेटी ही आपकी चाची जी हो गई। नहीं समझे? तो आप उन्हें चाची जी बोलेंगे या मौसी जी बोलेंगे? माछी बोलिए, माछी।
चाची भी हो गई उसके अंदर और मासी भी हो गई। इज दैट क्लियर? डबल रिश्ता, नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? तो भाई A इक्वल्स टू M इक्वल्स टू B ऑन IC1, यस और नो? यस और नो? IC2 पे C इक्वल्स टू D इक्वल्स टू B, और दोनों में B कॉमन है, तो भाई B की सिमिलैरिटी की वजह से M और D और A और C भी तो कॉमन हो गए। तो A और C आर कॉमन और अनकॉमन चिल्ड्रन, कॉमन। M एंड D आर ऑल्सो कॉमन। किसकी वजह से नालायकियत आ गई? B की वजह से। तो इधर आप कह रहे हैं कि A और C बराबर है, और इधर क्या बोल रहे थे? A इज बेटर देन। यहां बोल रहे हैं M एंड D बराबर है, और यहां क्या बोल रहे हैं? D इज बेटर देन। तो ये सही है कि ये सही है? ये सब सो कॉल्ड डपोर्सन कंडीशन है। ये इकोनॉमिकली एब्सर्ड कॉन्सेप्ट है। क्या है? इसके लिए शब्द यूज किया गया है, इट इज इकोनॉमिकली एब्सर्ड। व्हाट? इकोनॉमिकली एब्सर्ड। जिंदगी में कभी ऐसा नहीं होगा आप दो कमोडिटीज को अलग अलग टाइम पे कंज्यूम करें और आपको सेटिस्फैक्शन सेम मिल जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। नहीं सर, हमारे साथ होता है सर, मैकडॉनल्ड जाते हैं, बर्गर खा रहे हैं, कोल्ड कॉफी पी रहे हैं, हमेशा सेटिस्फैक्शन सेम है। ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी आप किसी और टेबल पे बैठेंगे, कभी किसी और टेबल बैठेंगे, सेम टेबल पे बैठ भी गए तो बर्गर थोड़ा ठंडा आ सकता है। मैं एक बार मैकडॉनल्ड्स गया था, उन्हें लाइक बर्गर ठंडा ले आए, मैंने बुलाया बेटा इधर, तो कह रहा सर क्या हुआ? मैंने कहा आई डिडंट ऑर्डर फॉर अ कोल्ड बर्गर, आई ऑर्डर फॉर अ हॉट बर्गर। तो ये कोल्ड बर्गर वापस ले जाओ और जो उसके पैसे हैं वो मेरे को रिफंड लाओ दो, और फिर एक नया बिल कटाओ हॉट बर्गर का। कह रहा सर मैं समझ गया, बदल के ले आता हूँ। समझ में आ गया? तो फिर गया, बदल के लाया, वो उससे भी ज्यादा ठंडा था। तो मैंने कहा एक स्टैम्प पेपर ला सकते हो? कह रहा क्या करना है? मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दूंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। तो कह रहा सर रुकिए मैं अपने मैनेजर को बुलाता हूँ। उसका मैनेजर आया, फिर उसने पूरी बात समझी, तो फिर वो गया और दूसरा बर्गर लेके आया। तब तक फ्रेंच फ्राइज ठंडा हो चुका था। मैंने कहा व्हाट अबाउट दिस नाउ? कह रहे इनका पूरा ऑर्डर रिप्लेस करके नया ऑर्डर लेके आओ। खिसियाया नहीं, उसको मैं स्ट्रेस मार्केटिंग की कोचिंग दे रहा था वहां पे। समझ में आ गया? स्ट्रेस मार्केटिंग या स्ट्रेस सेल आप बोल सकते हैं। स्ट्रेस मार्केटिंग तो नहीं बोलेंगे, इसको स्ट्रेस सेल बोलेंगे। लॉजिक समझ में आ गया कि नहीं? और मेरी वाइफ बोली अगली बार आपके साथ नहीं आएंगे। मैंने कहा मैं खुद ही नहीं आना चाहता हूँ, अगली और दूसरी बार की क्या बात है। खैर खोपड़े में बात गई। तो बच्चों अगर दो आईसी एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर गए तो इसको इकोनॉमिकली एब्सर्ड कंडीशन बोलते हैं, बिकॉज कभी भी कोई भी दो कॉम्बिनेशन आपको सेम सेटिस्फैक्शन दे ही नहीं सकते। तो इस चीज को जरूर से एग्जाम में लिख के आइएगा। एज पर द सिमिलैरिटी ऑफ बी हैविंग अ कॉमन यूनिट ऑन IC 1 and 2, it will also create an equality between A and C and M and D. The property higher IC reflects higher satisfaction proves A is better than C and D is better than M proves to be invalid, क्योंकि ये कुछ और बोल रहा है और B की वजह से यहाँ रिश्ता ही बदल गया। समझ गए? तो चाचा जी बोलना है कि मौसा जी बोलना है, बड़ा कंफ्यूजन है ये। इज दैट क्लियर? चलिए झटपट इसको अपडेट करें बच्चों। आपने ये कॉपी कर लिया भाई, ये कॉपी कर लिया? चलिए, एनी क्लैरिफिकेशन नीडेड फर्दर? चलो नेक्स्ट, ये हमेशा कॉन्वेक्स क्यों होता है? ये तो बड़ा आसान है, आपने ऑलरेडी लिखा है, इसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। डिमिनिशिंग एमआरएस की वजह से पहले ज्यादा यूनिट्स का गैप आएगा, फिर कम, और उसके बाद और कम। तो सबसे पहले देयर इज अ फॉल ऑफ 9 यूनिट्स, देन देयर इज अ फॉल ऑफ 3 यूनिट्स, और उसके बाद 1 एंड सो ऑन। अगर ये 9 और यहाँ पे भी 9 और आगे भी 9 हो जाए, देन इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। ये 9 है, आगे 11 हो जाए, फिर 14 हो जाए, फिर 19 हो जाए, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब आपके कान भी पक गए होंगे इतना सुन सुन के ना, ये सारी चीजें मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। गॉट इट क्लियर? तो बस आप हेडिंग लिख लीजिए, इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस। ग्राफ तो आपने ऑलरेडी बनाया ही है, और एग्जाम में जब भी इसके क्वेश्चन आएंगे बिना ग्राफ के, अगर आप प्रॉपर्टीज बना के आएंगे तो आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, और अगले साल फिर 11वीं के पढ़ाई के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लिख दिया सबने? चलिए, हायर आईसी रिफ्लेक्ट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये तो आपने इंडिफरेंस मैप में पढ़ा था। इसमें मैं आपको एक छोटा सा ज्ञान और देना चाहूंगा। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे आपने लिखा है 8 यूनिट्स, कितना बच्चों? 8। यहाँ पे लिखा आपने 6 और यहाँ पे लिखा 10। ये समझ में आ गया? इसको पॉइंट ए बोल देते हैं और इसको पॉइंट बी। तो पॉइंट ए पे 8 यूनिट्स ऑफ वाई एंड 6 यूनिट्स ऑफ एक्स कंज्यूम किए जा रहे हैं, और पॉइंट बी पे 8 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 10, सॉरी,
8 यूनिट्स ऑफ वाई एंड 10 यूनिट्स ऑफ एक्स कंज्यूम किए जा रहे हैं, तो दोनों के कंपैरिजन में कहां पे आपका कंजम्पशन ज्यादा है? बी पॉइंट पे। कहां ज्यादा भाई? मेरे को तो सेम नजर आ रहा है, मेरे को तो सेम ही नजर आ रहा है। यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है। हाँ, एक्स का कंजम्पशन यहाँ पे ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे जब एक्स का कंजम्पशन ज्यादा होगा तो आपको सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा मिलेगा। बट यहाँ पे बच्चों थोड़ी सी अकल का भी प्रयोग किया करिए। टीएमयू में क्या पढ़ा था? एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन गोज ऑन डिमिनिशिंग। तो भैया जब 6 से 10 करोगे तो सेटिस्फैक्शन भी तो कम होगा। बट भैया के चचा ये समझ लें, ये लॉ ऑफ डीएमयू नहीं है, ये क्या है? इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है। यहाँ पे वो वाले असम्पशंस लागू नहीं होंगे, वो वाले असम्पशंस लागू नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? पक्का? ये बढ़िया था सर, जैसे बिल्ली अपने बच्चों को खा जाती है, आप अपने कॉन्सेप्ट खा गए। तो क्योंकि ये बात आप मेरे से थोड़ी देर में पूछ सकते थे, सर व्हेन वी कंज्यूम मोर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन गोज ऑन डिमिनिशिंग, तो क्या यहाँ पे ऐसा नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो असम्पशन वहां पे था, यहाँ पे नहीं है। इज दैट क्लियर? अपडेट वेरी क्विकली। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि यहाँ पे तो भाई 8 और 8 है, ये आप मोनोटोनिक बोल सकते हैं, बट यहाँ पे आपने कंजम्पशन ज्यादा किया, तो ये मत सोचिएगा कि ज्यादा कंजम्पशन करेंगे तो सेटिस्फैक्शन कम होगा। ये असम्पशन डीएमयू में लगता है, यहाँ पे असम्पशन नहीं काम करता। डन ऑल? डन ऑल। तो ये लिख दिया, ए में 8y एंड 6x, और बी में कितना है भाई? 8y एंड 10x। लॉजिक अंडरस्टूड? सोचिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने ना पढ़ी होती तो आपका क्या हल होता। चले आगे, चले आगे भाई, चलिए let's continue further to this. Given the income of the price of two goods, sorry, given the income and the price of two goods, अब इस given word का मतलब है यहाँ पे आपकी इनकम में practically there is no change और सामान की प्राइस में भी कोई चेंज नहीं है। कंज्यूमर सो कॉल्ड इन दो कमोडिटीज को कितना खरीदेगा? भाई वो इतना खरीदेगा जिससे उसका कंजम्पशन उसके बराबर हो जाए। सर ये होती क्या है कहानी? ये कहानी बच्चों बोली जाती है बजट लाइन की कहानी। किसकी कहानी? बजट लाइन की। अब आप कहेंगे ये क्या नया नाटक है सर, इतनी बढ़िया थ्योरी आपने पढ़ाई, इतना बढ़िया समझाया, ये नई नौटंकी चली आई। सर हमारा पेट भर गया है सर, हमारा फुलर सेटिस्फेक्शन हो गया है, हमें और कंज्यूमर बिहेवियर नहीं पढ़ना। अरे अभी आपने अधूरी परवरिश करवाई अपनी। मिस्टर एल्फ्रेड मार्शल जी ने जो थ्योरी बनाई थी लॉ ऑफ डीएमयू की, उन्होंने पहले सिंगल कमोडिटी लिया विदाउट प्राइस, फिर उन्होंने डबल कमोडिटी लिया कि सिंगल कमोडिटी विद प्राइस लिया? गलत जवाब, सिंगल कमोडिटी विद प्राइस। घर जाके कॉपी खोल के पढ़ना पड़ेगा लोगों को। और उसके बाद फिर डबल कमोडिटी विद प्राइस, और उसमें इनकम भी आ गया। जो आपने इंडिफरेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा बच्चों, पिछली स्लाइड में वापस जाते हैं, क्या आपको यहां पे कहीं पे भी आईसी में प्राइस जैसा कुछ नजर आ रहा है? नो। क्या इनकम जैसा कुछ नजर आ रहा है? नो। सर जब प्राइस ही नहीं है, सामान फ्री में मिल रहा है, तो हमको इनकम से क्या लेना देना? इज दैट क्लियर? तो हमारे जे.आर. हिक्स और R.G.D. एलन जिन्होंने ये थ्योरी बनाई, उन्होंने ये सोचा कि अगर हम टू कमोडिटी मॉडल ले लें और प्राइस ऑफ द कमोडिटी को इग्नोर करें और कंज्यूमर की इनकम को भी इग्नोर करें, तो हमारी थ्योरी रियल लाइफ में काम नहीं करेगी। क्या रियल लाइफ में हम सिर्फ 2, 4, 5, 10, 1000 सैकड़ों चीजें सिर्फ उनके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से खरीद लेते हैं? नो। जेब में पैसे कितने हैं, इनकम कितनी है, आप अफोर्ड कितना कर सकते हैं, दिस थिंग इज ऑल्सो टू बी ऑब्जर्व। यस और नो? एंड उन कमोडिटीज का प्राइस का भी कोई इंपैक्ट होता है या कोई इंपैक्ट नहीं होता? होता है। कमोडिटी महंगी होगी तो वील बी एबल टू बाय लेस, और अगर सस्ती होगी तो वील बी एबल टू बाय मोर। तो इन्होंने सोचा कि हमको अपने टू कमोडिटी मॉडल में इस चीज को ठूसना चाहिए, तो इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज ऑफ बजट लाइन बेसिकली। क्या कॉन्सेप्ट है चिल्ड्रन? तो आप हेडिंग लिख लीजिए अपनी कॉपी में, कॉन्सेप्ट ऑफ बजट लाइन, और ब्रैकेट में लिखिएगा बच्चों, for determining consumers equilibrium, concept of budget line for determining consumers equilibrium। तो ये है बच्चों आपकी पांचवी थ्योरी। कितने नंबर वाली थ्योरी? पांचवी। सर पांचवी कैसे हो गई? पहले आपने लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ? फिर आपने सिंगल कमोडिटी मॉडल को प्राइस के साथ पढ़ा था, शर्ट वाला एग्जांपल याद आ रहा है? फिर आपने पिंकू की 40 रुपए की इनकम और बर्गर पिज्जा पढ़ा था। कितने मॉडल्स पढ़ लिए आपने? 3।
फिर इसके पहले आपने इंडिफरेंस कर्व अप्रोच पढ़ा मॉडल नंबर 4, और फिर ये बजट लाइन है मॉडल नंबर 5। समझ में आ गया क्या लिखी हेडिंग सबने? कॉन्सेप्ट ऑफ बजट लाइन, ब्रैकेट में क्या बोला मैंने लिखने को? फॉर डिटर्मिनिंग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे बच्चों सो कॉल्ड हम कमोडिटी को लेंगे, उस कमोडिटी के प्राइस को लेंगे, और कितनी कमोडिटीज लेंगे हम यहाँ पे? 2। सर ये बी का मतलब क्या है? बजट का मतलब आर इनकम इज अफोर्डेबल और नॉट टू बाय दीज 2 कमोडिटीज। तो अगर मेरी जेब में 100 रुपए है, मेरे को 2 कमोडिटीज खरीदनी है, तो मैं 50-50 रुपए की खरीद सकता हूं दोनों को? यस और नो चिल्ड्रन? यस और नो? मैं 60 रुपए और 40 रुपए की खरीद सकता हूं, मैं 70 और 30 की खरीद सकता हूं, 80 और 20 की खरीद सकता हूं। कैन आई स्पेंड मोर देन 100? सर उधार ले लीजिए बैंक से। अगेन जिस जमाने में थियोरीज लिखी गई थी उस समय उधार का इतना ज्यादा चलन नहीं था, या अगर था भी तो लोग थोड़े शरीफ थे, वो उधार लेके अपनी जरूरतों को पूरा नहीं करते थे। वो उस व्यंग पे काम करते थे हमेशा जो दादाजी बोलते थे मेरे, जितनी चादर हो पैर उतना ही फैलाएं। अगर पैर बाहर निकल के जुकाम हो जाएगा सर, मच्छर काट लेगा। मतलब जितनी आपकी खर्च करने की कैपेसिटी हो, खर्च उतना ही करें, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए सबने डेफिनेशन लिख लिया साथ में? हैज एवरीबॉडी रिटन दिस डेफिनेशन? डेफिनेशन के बाद ये जरूर लिखिएगा, पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई। थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट दे रहा हूं बच्चों। सो कॉल्ड ये ब्रैकेट बना लीजिएगा। क्या बना लेंगे भाई? ब्रैकेट पी एक्स इंटू क्यू एक्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स क्वांटिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई मल्टीप्लाइड बाय इट्स क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू योर बजट। और यहां पे बच्चों इस बजट शब्द का मतलब है इनकम। क्या मतलब है? इनकम। तो आपकी जितनी इनकम है, आप उसी इनकम में 2, 3, 4, 5, 6 जितनी कमोडिटी खरीदना चाहते हैं खरीद लीजिए। समझ में आ गया? कॉपी एवरीबॉडी? अपडेट फास्ट, क्विक क्विक क्विक। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। एनी क्वेरी चिल्ड्रन? चलिए, so everybody is able to see this I here. Consider this as your income. Done all भाई? Shall I proceed further? लिख लेंगे सब लोग? चलिए। यस सर। 40 रुपए इसके पास हैं। बच्चे कहेंगे सर आपके जो कंज्यूमर्स हैं बड़े गरीब टाइप के कंज्यूमर्स हैं, कुछ छूट गया क्या भाई? कुछ छूट गया क्या? अरे आसान है भाई, लिखिए झटपट फास्ट लिखिए, झटपट फास्ट लिखिए। तो भाई हमारे कंज्यूमर के पास इनकम कितनी है बच्चों? अंधे बहरे गूंगे लूले लंगड़ों को छोड़ के बाकी बता सकते हैं। 40। वेरी गुड। कुछ लोग तो वहां से है ना, ग्रेवयार्ड से है। और बर्गर नामक कॉन्सेप्ट कितने का है? 10। कॉन्सेप्ट ही बोल सकते हैं, एक्चुअली में तो मिलने वाला। पिज्जा कॉन्सेप्ट कितने में है? 10। वेरी गुड। तो अगर आप अपने पूरे 40 रुपए बर्गर पे खर्च करना चाहें तो कितने बर्गर्स खरीद सकते हैं? 4। और पूरे 40 रुपए पिज्जा पे खर्च करना चाहें तो कितना पिज्जा खरीद सकते हैं? 4। क्या 4 बर्गर 4 पिज्जा दोनों खरीद सकते हैं? तो लेट अस अंडरस्टैंड कि भाई हम किस तरह से अपनी इनकम को एलोकेट करेंगे। सबको ये बात समझ में आ गई? अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था बहरों को कि जैसे स्क्रीन नजर आए, जो स्क्रीन पे लिखा हो कृपया करके उसको कॉपी कर लें, और नहीं तो छूट जाएगा। चलिए, तो भाई हमारे पास सो कॉल्ड आपको नजर आ रहा होगा एक फॉर्मेट है बच्चों, टैबुलर प्रेजेंटेशन है। इस टैबुलर प्रेजेंटेशन पे आप देख पा रहे होंगे शायद ABCDE कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। सबको नजर आ रहा है भाई? कमोडिटी एक्स, बर्गर मान ले, पिज्जा मान ले, जो मन वो मान लीजिए, कितने रुपए की है? अंधों को छोड़ के बाकी बताएं। प्रखर जी आप अंधे हो गए हैं? शर्म आ रही है बताने में? हाँ सर, मुंह में गोबर खा के आए थे ना सर, आप तो शर्म आ रही है। आंसर कितने रुपए का है भाई ये? 10। वेरी गुड। और वाई कमोडिटी भी कितने की है? 10। एक्सेलेंट। आप इंटरैक्ट नहीं करेंगे तो यही समझा जाएगा कि गैया के पीछे सो रहे थे, गैया गोबर की आपके मुंह में चला गया। तो इसलिए बोलना चालू करिए, क्योंकि मेरे को ग्रेवयार्ड में पढ़ाने की आदत नहीं है। चलिए, तो 0 बर्गर 10 रुपए के हिसाब से अगर आप खरीदते हैं तो आपके कितने पैसे खर्च होंगे बच्चों? 0। और 4 पिज्जा कमोडिटी वाई अगर आप 10 रुपए के हिसाब से खरीदते हैं तो कितना खर्च होगा? 40। तो व्हाट इज 0 प्लस 40 चिल्ड्रन? वेरी गुड। तो यहाँ पे खर्चा 0
और यहाँ पे 40, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा भाई 40। एक बर्गर 10 रुपए के हिसाब से आपने खरीदा, हाउ मच डिड यू स्पेंड? चलिए मैथ्स की एक कोचिंग ज्वाइन कर ले लो। 10, 3 पिज्जाज 10-10 रुपए के हिसाब से खरीदे, कितना खर्च किया? 30। टोटल स्पेंड हाउ मच? 40। 2 बर्गर 10-10 रुपए के भाव से खरीदे, कितने पैसे खर्च किए? 20। 2 पिज्जा भी 10-10 रुपए के हिसाब से खरीदे, 20। एक्सेलेंट जवाब। कुल कितना खर्च किया बच्चों? 40। 3 बर्गर 10 रुपए के हिसाब से हाउ मच डिड वी स्पेंड? 30। 30। एक पिज्जा 10 रुपए के हिसाब से 10। टोटल कितना खर्च हुआ? 40। 40। 4 बर्गर 10 रुपए के हिसाब से 40 और 40। 0 पिज्जा 10 रुपए के हिसाब से 0, कितना खर्च किया? 40। समझ में आ गया? तो हेयर आई कैन राइट 0x + 4y, here I can write x + 3y, here I can write 2x + 2y, here I can write 3x + y, here I can write 4x + 0y। सबको ये कॉम्बिनेशन नजर आ रहे? सबको कॉम्बिनेशन नजर आ रहे? दिमाग की Yes, sir. बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट यहां है ही नहीं। 0 से 1 चेंज ऑफ व्हाट? चलिए जिनको मैथ्स नहीं आती उनको छोड़ के बाकी बताएं। 1। 1 से 2 कितना चेंज आएगा? 2 से 3 में, 3 से 4 में। ये ऑनलाइन वाले जो गूंगे बहरे हैं ये भी आवाज दे सकते हैं। 4 से 3 में कितना चेंज आएगा? 1। 3 से 2 में 1, 2 से 1 में 1 और 1 से 0 में 1। तो बच्चों यहाँ पे भी 1-1 का चेंज और यहाँ पे भी 1-1 का चेंज। कांस्टेंट है दोनों जगह चेंज, या इंक्रीजिंग या डिमिनिशिंग है? Constant. दैट्स व्हाई हमारा ये जो स्लोप बन रहा है ये भी कांस्टेंट है। Straight. सर इसको कुछ बोलते हैं, हाँ बच्चों, इसको बोलते हैं बजट लाइन। क्या बोलते हैं? बजट Budget. लाइन। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पुराना कपड़ा मम्मी की अलमारी से आपने निकाला और आज के फैशन के हिसाब से डिजाइन करवा लिया और बन गया लेटेस्ट ड्रेस। नहीं समझे बात को? मम्मी की पुरानी साड़ी थी, आपके स्कूल में मान लीजिए फैंसी ड्रेस कंपटीशन था, आपने मम्मी से कहा हम चुड़ैल बनेंगे, सबसे आसान है। तो आपने साड़ी को ब्लीच करवा लिया, व्हाइट कलर हो गया, इज दैट क्लियर? या काली डाई करवा ली मान लिया, और कुछ मुंह पे उल्टा पुल्टा पाउडर वगैरह लगा दिया और उस साड़ी को बस ओढ़ लिया, ऊपर से पहना भी नहीं ठीक से, और जीन्स टी शर्ट आपने पहना हुआ है, आपको चुड़ैल में फर्स्ट प्राइज मिल गया। लॉजिक समझ में आया? तो सर उसका इससे क्या नाता है? नाता है बच्चों, वहां पे भी 2 कमोडिटी थी, यहां पे भी 2 कमोडिटी थी, बट वहां हमारी एक ही अप्रोच के अंदर 2 कमोडिटी में प्राइस भी था उनका और कंज्यूमर की इनकम भी थी। यहाँ पे इन डिफरेंस अप्रोच में जे.आर. हिक्स और आर.जी.डी. एलन साहब ने इन डिफरेंस कर्व अप्रोच तो बता दी, एक आईसी पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सेटिस्फैक्शन इज सेम, ऊपर वाला आईसी ज्यादा सेटिस्फाई करेगा और नीचे वाला कम। बट क्या जे.आर. हिक्स और आर.जी.डी. एलन ने अपनी थ्योरी में प्राइस का कॉन्सेप्ट लिया? नो, उन्होंने एक नई थ्योरी का सहारा लिया एंड दैट थ्योरी इज बजट लाइन। इज दैट क्लियर? तो आपके पास ब्रेड बनाने की अकल तो है, आपके घर में ब्रेड बनाने का मटेरियल भी है, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी भी है, बट आपके पास अवन नहीं है। तो अवन आपको पड़ोसी से लेना पड़ेगा ना। तो आप अच्छी ब्रेड कब बना पाएंगे? जब आपका और पड़ोसी का दोनों का तालमेल एक साथ हो जाए। तो यहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को 2 थ्योरी से समझाया जा रहा है। वन इज इंडिफरेंस कर्व अप्रोच एंड नेक्स्ट इज व्हाट चिल्ड्रन? Budget line. बजट लाइन। गॉट इट क्लियर? अभी हम दोनों का संगम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? संगम। क्योंकि बजट लाइन में प्रॉब्लम है, सेटिस्फैक्शन नजर नहीं आ रहा, सिर्फ एलोकेशन ऑफ इनकम नजर आ रहा है। आई रिपीट, कहीं पे भी इस स्क्रीन पे या इसके पहले वाली स्क्रीन पे आपने मेरे मुंह से सेटिस्फैक्शन शब्द नहीं सुना, सिर्फ बार बार यही सुना, हाउ कंज्यूमर इज एलोकेटिंग हिज इनकम ऑफ ₹40 अमंग द बाइंग ऑफ दीज 2 कमोडिटीज। तो ये है हमारी हैसियत और वो थी हमारी चाहत। अब थोड़ी देर में चाहत और हैसियत का संगम होने वाला है। डन दिस? सबको समझ में आ गया? तो बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शोज ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ, सर 2 ही कमोडिटी का ही लिया जा रहा है ताकि क्लास में पढ़ाने में आसानी रहे। सर 500 कमोडिटी लीजिए, फिर बस टेबल ही बनता रहेगा, हम कारपेंटर बन जाएंगे और ग्राफ कभी ना बनेगा। ग्राफ में कहां से बनाओगे सर? 3D ग्राफ, 3D में कहां से 500 कमोडिटी बनेगी? 500D ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। सर MRI करवा लेते हैं उस ग्राफ का फिर। विच अ कंज्यूमर कैन बाय गिवन हिज इनकम एंड प्राइसेस। गिवन का मतलब उसको इनकम मिल रही है ना 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 ना, ना। गिवन इनकम का मतलब थ्रू आउट द पीरियड ऑफ स्टडी
income is not going to change, it will Change. remain constant. Same. And given price का मतलब price of the commodity during whole analysis would remain same. Same. तो given शब्द का मतलब यहाँ पे constant होता है. क्या होता है? Constant. given का मतलब ये तो नहीं देखो इनकम दे रहा है. समझ में आ गया? बजट लाइन हमेशा बच्चों स्ट्रेट लाइन ही होती है. अगर आपने इस सो कॉल्ड शेड्यूल को लर्न कर लिया बहुत बढ़िया, अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. जो रेशियो आपके दो कमोडिटीज के प्राइस का होगा वही रेशियो इनके चेंज का भी रखिएगा. आई रिपीट, वही रेशियो इनके चेंज का भी रखिएगा. मेरी बात समझ में आ रही है? चेंज का भी रखिएगा. अभी मैं आपको समझाता हूं, परेशान मत होइए. डन दिस? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं तो पीपल विल अंडरस्टैंड इट विद मच मोर क्लैरिटी. रेडी एवरीबडी? चिल्ड्रन रेडी एवरीबडी? Yes, sir. ध्यान दीजिएगा. तो यहाँ पे मैं भी लिख देता हूं टोकरी, यहाँ पे लिख लेते हैं बर्गर्स, और यहाँ पे लिख लेते हैं पिज्जा. रेडी? रेडी? अब बर्गर जो है बच्चों वो 5 रुपए का है. कितने का? 5. और पिज्जा 10 रुपए का. खोपड़े में बात गई. बर्गर कितने का है? 5. और पिज्जा कितने का है? 10. ए बी सी डी ई. तैयार सब लोग सुनने के लिए? तैयार सब लोग सुनने के लिए? Yes, sir. रेडी? चलिए. अगर मैं आपसे कहूं कि हमने 0 बर्गर लिए और 2 पिज्जाज लिए तो हमारे टोटल कितने पैसे खर्च हुए? 20 रुपए. 20. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. और अगर मैं आपसे कहूं कि हमने सो कॉल्ड 2 बर्गर ले लिए. कितने? 2 बर्गर. और पिज्जा हमने सो कॉल्ड लेटस से इसको बढ़ाना है तो इसको कर देते हैं, मान लीजिए, या चलिए 0 कर लेते हैं, कोई फर्क, 0 नहीं करेंगे, इसको 4 कर देते हैं. अब हमारे कितने पैसे खर्च हुए? स्टिल 20. ये कहानी समझ में आ गई? तो ये जो मैं सेम रेशियो वाली बात कर रहा था इसको आप समझेंगे कैसे? आपने 0 से 4 कितना चेंज बर्गर्स में किया? 0 से 4 बर्गर में कितना चेंज किया? 4. 2 से 0 पिज्जा में कितना चेंज आया बच्चों? 2. तो रेशियो 4:2 का लगा. 4:2 को काट के थोड़ा छोटा करो, क्या बनेगा? 2:1. 2:1. और जरा ये प्राइस का भी रेशियो आप देख लीजिए, 10:5 क्या होता है? 2:1. तो अगर आप अपने हिसाब से कोई एग्जाम्पल फ्रेम करना चाहें तो बात को ध्यान से सुनिएगा. प्राइस का रेशियो, किसका रेशियो? प्राइस. एंड कंजम्पशन का रेशियो नहीं, कंजम्पशन के चेंज का रेशियो. कंजम्पशन के चेंज का रेशियो हमेशा सेम होना चाहिए, तभी आपका एमआरएस ऐसा आएगा. फंडामेंटल लॉजिक इज अंडरस्टूड वेल और नॉट चिल्ड्रन? समझ में आ गया? चलिए तो इसको भी बना लेते हैं, इसको भी बना लेते हैं. ये 0 है, 2 है, एक कॉम्बिनेशन 4 और 20 का आ गया. कैन पीपल सजेस्ट एनी अदर कॉम्बिनेशन? इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, इसको 3 मान ले. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इसको कितना मान ले बच्चों? 2 से, ताकि मेरा फाइनल इनकम हमेशा 20 ही आ जाए. आप डेसिमल में भी बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आंसर 1 into 5 तो 5 ही होगा. 1 into 5 तो 5 ही होगा. और ये 15 होना चाहिए. सर 1.5 पिज्जा कंज्यूम करिए आप. कितना? 1.5 पिज्जा. अब समझ में आया सर क्यों डोमिनोज वाले अब स्लाइस बेचने लग गए? वो आप ही के स्टूडेंट होंगे. चलिए 2 into 5 तो 10 ही होगा. तो सर 1 पिज्जा. और 3 into 5 तो 15 होगा. और यहाँ पे सर गरीब हो गए सर हम, 0.5 आधा पिज्जा. लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? लॉजिक अंडरस्टूड वेल. तो आपको ध्यान से इस बात को समझना है, नहीं तो आप हमेशा थ्योरी गड़बड़ करके चले आएंगे. 5:10 का रेशियो क्या होगा बच्चों? 1:2. 10:5 का रेशियो 2:1. बात वही है. 0:2 and 1:1.5. 0 to 1, what is the change? 1. 2 से 0.5, what is the change? 0.5. तो भाई 1:0.5 is again so called 2:1 ही तो हो जाएगा. प्राइस भी 2:1 ही तो है. पिज्जा इस टू बर्गर की मैं बात कर रहा हूं. सर मतलब ये उल्टा रहेगा हमेशा? हाँ बच्चों, ये हमेशा उल्टा रहेगा क्योंकि आप उल्टा लिख रहे हैं.
आप पिज्जा को पहले ले आइए और बर्गर को बाद में, तो वो 2:1 हमेशा बन जाएगा। नहीं समझे बात को सिद्धि जी? नहीं समझी बात को? समझ गए? चलिए 2 से 3 कितना चेंज है? 1। 1 से 0.5 कितना चेंज है? 0.5। तो अगेन 1:2.5, 1:0.5 इज अगेन 2:1। ये भी तो भैया 2:1 है। तो आपका प्राइस रेशियो और आपके कमोडिटी का चेंज का रेशियो विल ऑलवेज बी सेम, तभी ये जाके स्ट्रेट लाइन परफॉर्म होगा। नहीं समझे बात को? निकल पड़ते हैं रात को, फिर कहते हैं सर ये देखिए अंधेरा अंधेरा अंधेरा। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? चलिए Yes, एक sir. एग्जांपल और बना लेते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। नहीं सर हमारी इजाजत बिल्कुल नहीं है, मैंने बस आपका मन रखने के लिए बोल दिया था, मैं कौन आपकी इजाजत ले ही रहा हूँ। चलिए चूरन एंड चटनी, और ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर दैट इज इनकम। रेडी एवरीबॉडी? चलिए चूरन और चटनी का एग्जांपल लेते हैं। ए बी लिख लीजिए अगर हाथ का पोलियो ना हुआ हो तो। चलिए चूरन है 2 रुपए का, कितने का? 2 रुपए का। और चटनी है 4 रुपए की। चूरन कितने का? 2 रुपए का। और चटनी कितने की है? 4 4. की। इज दैट क्लियर? आपने सो कॉल्ड 0 यूनिट्स चूरन के लिए, कितने यूनिट्स? 0। 0. और चटनी के ले लिए 10 यूनिट्स, कितने? 10. 10। खोपड़े में बात गई। व्हाट इज 10 into 4? 40. 10 into 4 इज 40। ज्यादा 40 मत बोल, नंबर भी 40% आएगा। चलिए आगे चले बच्चों। तो हर बार वी आर विलिंग टू स्पेंड हाउ मच? 40. 40। ये हमारा असम्पशन है। चले आगे। चलिए एक और एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन आप मेरे को बता सकते हैं। हम अगर 20 यूनिट चूरन खरीद लें तो 2 रुपए के हिसाब से 40 खर्च हो जाएगा, और 0 चटनी खरीद लें तो भी कितना होगा? 40। 40. अब कुछ लोग चूरन चटनी के एग्जाम्पल से आज जरूर चाट खाने जाएंगे शाम को। मम्मी से सर ने देखिए एग्जाम्पल दिया, होमवर्क मिला है, 3D फील करना है हमको बजट लाइन का। चले आगे बच्चों। चलिए कॉम्बिनेशन और बताइए क्या हो सकता है भाई? खोपड़े में आवाज लगाइए। 10 और 5। 10 into 2 20, 5 into 4 20, 40 हो गया। अरे 10 पैकेट चूरन 2 रुपए के हिसाब से 20 रुपए का, और 5 ही तो है भाई, मैजिक हो रहा था मैजिक। 5 पैकेट चटनी 4 रुपए के हिसाब से 20 की, फिर 40 खर्च हो गया। अब देखिए मेरी वाली बात प्रूव हो रही कि नहीं। 0 to 10 कितने यूनिट्स का चेंज हुआ? 10। 10 to 5 कितने यूनिट्स का चेंज हुआ? 5। तो रेशियो बना 10:5। छोटा करो 10:5 को, 2:1। 2:4 का रेशियो भी सो कॉल्ड 1:2 या 2:1 ही तो है। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? चलिए सर आपका हमेशा ये उल्टा खाया आता है, क्योंकि मैं महंगी वाली चीज बाद में लिखता हूँ और सस्ती वाली चीज पहले। आप पहले चूरन की जगह चटनी लिख दीजिए और बाद में चटनी की जगह चूरन। पिज्जा पहले ले आइए, बर्गर बाद में ले आइए, आंसर वुड बी सेम। चले आगे। चलिए एक और कॉम्बिनेशन बता दीजिए चूरन और चटनी का। चूरन और चटनी का एक और कॉम्बिनेशन बता दीजिए। सर अब इसको 5 कर दीजिए और ये हो जाएगा 10, और इसको कितना कर दें 30 लाने के लिए? सर 7.5 कर दीजिए। 7.5 into 4 is 30। तो बताइए 10 और 5 में कितना डिफरेंस होता है? 5. 5। 5 और 7.5 में कितना डिफरेंस होता है? 2.5। 5:2.5 is 2:1। और प्राइस भी तो भैया 2:4, 1:2:1 ही तो है। चले आगे। एक और हम इतना गिरा हुआ सर सोच नहीं पाएंगे वैसे, कोई बात नहीं, सोचिए 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 आएगा। 10 हो गया, 5 हो गया, और क्या कर दें इसको? कितना कर दें? 6 कर दें। 6 6 कर दें। 6 कर दें, सोचिए सोचिए। 0 कर दें। सोचिए 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 सोचिए। अच्छा 15 कर दूं एक बार? चलिए 15 कर देता हूं मैं। 15 into 2 30, और 2.5 पैकेट ये खरीद लीजिए तो आ जाएगा। 5 और 15 में चेंज कितना आया? 10. इतनी बेसिक मैथ्स भी नहीं आती क्या लोगों को? 10। 10. और 7.5 और 2.5 में कितना डिफरेंस आएगा? 5। 10:5 रेशियो क्या बनेगा? 2:1। 1. और 4:2 का रेशियो भी क्या है बच्चों? 2:1. 2:1। तो इस बात को कहीं संज्ञान में लेते हुए लिख लें, द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ टू गुड्स, आई रिपीट,
the ratio of price of two goods and the ratio of consumption, ब्रैकेट में लिखेंगे चेंज, should always be same. लॉजिक अंडरस्टूड वेल? जब तक ऐसा नहीं होगा बच्चों, जिंदगी में आपका बजट लाइन स्ट्रेट लाइन कभी नहीं होगा. ओके, तो मैंने आपको गंगा जी के दर्शन करा दिए इन द नेम ऑफ इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, यमुना जी के दर्शन करा दिए इन द नेम ऑफ बजट लाइन. अगले लेक्चर में आप डुबकी लगाएंगे कहां पे? संगम में. और चाहत का और हैसियत का मिलन होगा. संगम की फोटो मैं आपको भी दिखा देता हूं, परेशान मत होइए. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत धमाकेदार कॉन्सेप्ट है. सर लाल, जो लोग बात नहीं मानते और संगम में नहाने चले जाते हैं और डूब जाते हैं, चलिए रेडी एवरीबॉडी, ध्यान से देखिएगा. आज आप सोचते हुए जाएंगे हम तो इस सब्जेक्ट को फालतू में घटिया समझ रहे थे, असली दम तो इसी में है. चलिए, बाकी तो चूरन है, चूरन यही चटनी है. रेडी एवरीबॉडी भाई, रेडी एवरीबॉडी? यस सर. बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, यस और नो? पक्का? सर बजट लाइन हमेशा टच करेगी? हाँ बिल्कुल टच करेगी. चलिए, अब क्या बनाना है हमको इसके ऊपर बच्चों? इंडिफरेंस कर्व. रेडी एवरीबॉडी? सुनने को तैयार? यस सर. IC1 नजर आ रहा है? नजर आ रहा है. IC2 नजर आ रहा है? अब हरियाली चिकन. IC3 नजर आ रहा है? अब मैं कुछ पॉइंट्स भी प्लॉट करूंगा इसके ऊपर. पॉइंट्स आर प्लॉटेड एज A, B and C, visible to all children. D, E, F, visibility is okay. यस सर. G, देहाती लोग H बोलते हैं, पढ़ लिखे H बोलते हैं. एंड I. समझ आई? चलिए, रेडी एवरीबॉडी? ये है सामान खरीदने की औकात, ग्रीन लाइन, सॉरी येलो लाइन. खोपड़े में बात गई. और ये बाय टाटा हवाई जहाज ऊपर से निकल गया. क्या बच्चों आपका सेटिस्फैक्शन IC3 में सबसे ज्यादा होगा? नो. किस में सबसे ज्यादा होगा? IC1. तो आप IC1 के पॉइंट्स को लेना चाहेंगे. बट आपकी बजट लाइन येलो लाइन है, क्या आपकी एफोर्डेबिलिटी में ये आ रहा है? ये एफोर्डेबिलिटी के बाहर है, औकात के बाहर है. कैन वी अफोर्ड टू बाय एनी पॉइंट ऑन IC1? नो. GHI तो हमारी हैसियत में है, बट सेटिस्फैक्शन लेवल कम है. कौन सा पॉइंट ऐसा है जो औकात में भी है और सेटिस्फैक्शन भी लगभग ठीक ठाक दे रहा है? ई रहा सर, ई रहा. पकड़ लिया इसको सर, ई रहा सर. छोड़ने ना दीजिए सर इसको, ई रहा. आप सर समझना इक्विलिब्रियम क्यों ई लिखते हैं? ई रहा, इसी पकड़ना था बस. सो IC1 क्या है बच्चों? स्विफ्ट का टॉप मॉडल 12 लाख रुपए का, जो हम खरीद नहीं सकते. IC3 क्या है? ऑल्टो केटन, जो हम खरीदना चाहते नहीं है. हम सर ये वाला खरीद लेंगे जिसमें ये मॉडल भी थोड़ा महंगा है, ये भी महंगा है, ये वाला मॉडल हमारे लायक का है. तो IC2 पे ई पॉइंट शो कर रहा है हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन, और बजट लाइन पे ई पॉइंट शो कर रहा है एफोर्डेबिलिटी. तो चाहत और हैसियत का मिलन है. क्या है? चाहत और हैसियत का मिलन. चाहत IC2 से आएगी और हैसियत बजट लाइन से आएगी. यही चीज मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा. बट पहले ये बताऊंगा कि बजट लाइन के बाहर जो भी है ये अफोर्डेबल नहीं है. अंदर जो भी है वो अफोर्डेबल तो है, बट उस दलिद्रापे तक हम जाना नहीं चाहेंगे. आप खाना तो ढाबे में भी खा सकते हैं बैठ के, बट इज्जत का फालूदा निकल जाएगा. खाएंगे ढाबे में खाना? खाएंगे? नो. पाम जुमेरा आइलैंड जाके खाना खाएंगे? उतनी औकात नहीं है. तो सर शहर के ही बढ़िया कैफेटेरिया में कहीं चर लेते हैं. चलिए, समझ गए इस बात को? T और F भी अफोर्डेबल नहीं है. आप ऐसा समझ लीजिए कि ये है फॉर्च्यूनर गाड़ी. समझ में आ गया? लोग किसी की शव यात्रा में जाने को रेडी हो रहे हैं क्या? आई डिडंट से दैट द क्लास गॉट ओवर. या पापा मम्मी का पुनर्विवाह होने वाला है इसलिए वहां जाना चाहते हैं कि सर कन्यादान हमें करना है, पिता दान माता दान करना है. तो कृपया करके जब मैं बोलूं क्लास ओवर हो गई तभी हरकत करनी स्टार्ट करें. जानवरों की तरह हरकतें ना किया करें.
इंसानों में और जानवरों में डिफरेंस होता है, एंड प्लीज ट्राई टू मेंटेन दैट हेयरलाइन डिफरेंस। तो IC1 जो है ये व्हाइट कलर की फॉर्च्यूनर गाड़ी है जो हमारी खरीदने की औकात है ही नहीं। ये जो है ये सर वो है ऑल्टो K10 जो खरीद के मोहल्ले में बेइज्जती नहीं करानी है। ये IC3 जो है ये स्विफ्ट है, ये स्विफ्ट का टॉप मॉडल है, थोड़ा महंगा है हमारे लिए। ये डीजल मॉडल है, ये भी थोड़ा महंगा है। तो हमने ये सेकेंड टॉप मॉडल खरीद लिया जो हमारी अफोर्डेबिलिटी में भी आ रहा है और कंफर्ट लेवल ऑफ ड्राइविंग तो लगभग सेम ही देगा। और तेल लेने गया लगभग जितना पैसा जेब अलाउ करेगी उतना ही तो खरीदेंगे ना। इज दैट क्लियर और नॉट? तो मेरे घर वाले बोले कहीं घुमाने ले चली, मैंने कहा, कह रहे पाम जुमेरा ले चलो, मैंने सॉरी इट इज IC1। कह रहे अच्छा फाफा मऊ ले चलो, मैंने कहा सॉरी इट इज IC3। तो कह रहे जहां आपकी मर्जी वहां ले चलिए। तो भाई जहां मेरी पॉकेट अलाउ करेगी वहां पे ले जाएंगे। इट इज IC2। पर सर तीनों पॉइंट में सेटिस्फैक्शन लेवल तो सेम ही होगा, डी सेटिस्फैक्शन लेवल DEF में सेम है, बट ये औकात से बाहर है। इज दैट क्लियर? तो मतलब का पॉइंट रियलिस्टिक क्या है? ई पॉइंट, जहां पे हमारा IC टेंजेंट होता है बजट लाइन को, वही कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन होता है। तो ज्यादा पावरफुल थ्योरी मेरे को इन सारी बातों में बच्चों अगेन लगती उन्हीं की है, एल्फ्रेड चाचू की, क्योंकि उन्होंने एक ही थ्योरी में सब समझा दिया। ये बटोए आओ तुम आओ, चलो तुमको ही बेच दे हैं। ये एक तरह की ट्रेडिंग कर रहे थे, 2-4 फैक्ट्रियों से सामान खरीद के अपनी दुकान पे बेच डाला। समझ में आ गया? शॉपिंग मॉल था वो, और वो मैन्युफैक्चरिंग थी पूरी की पूरी। समझ गए इस बात को? चलिए आज की सेवा बच्चों यहीं पे होती है समाप्त। कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं।